स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द स्कूल एजुकेशन अड्डा पर। बच्चों हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं अपना इतिहास का, ठीक है। उसमें 2 लेक्चर में ले चुका हूं और बहुत सारा टॉपिक उसमें कवर कर लिया है। रिकॉल कराने की मुझे जरूरत तो नहीं है, आप लोग खुद करना रिवीजन, ठीक है ना। कहाँ तक कल पढ़ लिया था हमने कि अवधियाँ क्या होती हैं, तारीखें कौन सी महत्वपूर्ण होती हैं, ये सब चीज़ें हमने क्या कर ली थी, कल देख ली थी, ठीक है। तो कल जब हम अवधियों के बारे में बात कर रहे थे तो एक व्यक्ति का नाम बताया था मैंने आपको, जेम्स मिल का। जेम्स मिल का, ठीक है। जेम्स मिल ने भारत का जो इतिहास है या भारत को 3 कालखंडों में डिवाइड किया था। कौन कौन से कालखंड बताए थे मैंने आपको? हिंदू, मुस्लिम और तीसरा ब्रिटिश, ठीक है सर। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को या भारत को 3 कालखंडों में अलग अलग रूप से डिवाइड किया। कौन कौन से? प्राचीन एंशियंट, सेकंड मिडाइवल मध्यकालीन, और थर्ड आपका मॉडर्न या आधुनिक। लेकिन कुछ इतिहासकार बोले कि आपने जब आधुनिक भारत को डिवाइड किया, विभाजित किया है, भारत को आधुनिक भारत के नाम से बुलाया है, तो आधुनिक का मतलब होता है कि मॉडर्न हो गए हैं, हम आज़ाद हैं, है ना, और हमारे पास क्या बोल सकते हैं, मुक्ति है लोगों के पास, स्वतंत्रता है लोगों के पास। क्या ये सब चीजें हैं भारत के पास? बोले नहीं, यहाँ तो ब्रिटिशर्स का शासन है। तो बोले जब ब्रिटिशर्स यहाँ आके शासन कर रहे हैं तो बोले ऐसे शासनकाल को आधुनिक नहीं औपनिवेशिक शासनकाल बोलेंगे, ठीक है ना। क्या बोलेंगे? औपनिवेशिक शासनकाल बोलेंगे, ठीक। अब फिर एक शब्द निकल कर आया था औपनिवेशिक शासनकाल। यह औपनिवेशिक क्या होता है? तो अगला टॉपिक क्या है आपका? औपनिवेशिक क्या होता है, ठीक। चलो देखते हैं क्या होता है। क्या लिखा है इस किताब में? आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता, स्थानीय नवाबों राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था का समाज पर, उन्होंने अर्थव्यवस्था व एवं समाज पर क्या किया? नियंत्रण स्थापित किया। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? औपनिवेशीकरण बोलते हैं। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? मैं बताता हूं क्या। आप किताब में देखेंगे, इस किताब में आगे पढ़ेंगे कि पहले अंग्रेज आए, केवल एक व्यक्ति आया। कौन? कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस आए आपके, ठीक है ना। कैप्टन हॉकिंस किस लिए आए थे? नॉर्मल व्यापार करने के लिए। अकबर से आके उन्होंने क्या मांगी? आपकी अनुमति मांगी अकबर से। फिर बाद में कैप्टन और भी आए, जॉन सोर आए, ठीक है ना। ये आए किस प्रकार से थे? व्यापार करने के लिए। लेकिन धीमे धीमे उन्होंने क्या किया? भारत पर कब्जा कर लिया, भारत को क्या कर लिया? जीत लिया। यहाँ के जितने भी नवाब थे, राजा थे, उन पर दबाव बनाया और अपना शासन क्या कर लिया? स्थापित कर लिया, ठीक है। आप देखेंगे कि उन्होंने जब शासन स्थापित किया बच्चों, तो धीमे धीमे वो उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को भी कैप्चर कर लिया और उसके साथ साथ भारत की जो सामाजिक व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था थी, उन सबको भी क्या कर लिया? कैप्चर कर लिया। यही क्या कहलाता है आपका? औपनिवेशिकवाद, या यही क्या कहलाता है? औपनिवेशिक, है ना, औपनिवेशीकरण कहलाता है। अगर एक सिंपल भाषा में बताऊं तो क्या, कि जब एक देश दूसरे देश, जब एक देश दूसरे देश के या दूसरे देश पर इस प्रकार से हावी हो जाता है, या एक देश पर जब दूसरे देश के दबदबे इस तरीके से हो जाते हैं कि उस देश के राजनीतिक, है ना, आर्थिक और सामाजिक बदलाव, सांस्कृतिक बदलाव आते रहते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहलाते हैं? औपनिवेशीकरण कहलाते हैं। और सिंपल भाषा में समझाऊं, जैसे भारत में हूं, ठीक है ना, आप क्या हो? विदेशी हो या अंग्रेज हो, ठीक है ना। आप आओगे, या मेरा घर भारत है, ठीक है ना, आप आओगे सबसे पहले मेरे घर नॉर्मल रहने के लिए, किराएदार के रूप में। आप किराएदार के रूप में आए, धीमे धीमे आपने क्या किया? मेरे घर में जितनी फाइनेंशियल या आर्थिक चीजें थी उन पर भी नियंत्रण क्या कर लिया? आपने कर लिया। हमारे घर में जो सामाजिक चीजें थी उन पर नियंत्रण किसने कर लिया? आपने कर लिया। हमारे घर में और जो सांस्कृतिक चीजें, त्योहार वगैरह होते थे, उन पर भी नियंत्रण किसने कर लिया? आपने कर लिया। तो कहीं ना कहीं आपने मुझे अपने दबाव में ले लिया। आपने मेरे घर पर, जो मैं भारत हूं, मुझे क्या बना दिया? अपने शासन में, अपने मेरे ऊपर मतलब मेरे घर के ऊपर क्या कर लिया? शासन स्थापित कर लिया। तो आपने जो कार्य किया है ये क्या कहलाएगा आपका? औपनिवेशीकरण, ठीक है ना।
मतलब निवेश कर रहे हैं किसी दूसरे देश में जाकर उसी देश पर। निवेश देखो हम अपने घर में भी करते हैं, है ना, अपने देश में भी करते हैं, है ना, अपने राज्य में भी करते हैं, हर जगह करते हैं, अपने शहर में भी करते हैं। लेकिन ऐसा निवेश जो दूसरे देश में जाकर हो उसी की धरती पर, और उस निवेश में उसकी सारी चीजें, चाहे वो सांस्कृतिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, सबको क्या कर लो, कैप्चर कर लो, तो ये चीज क्या कहलाती है, आपकी औपनिवेशीकरण कहलाती है। हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ ले कि औपनिवेशीकरण क्या होता है, तो क्लियर हुआ औपनिवेशीकरण क्या होता है और ये चीजें क्या कहलाती हैं, आपकी औपनिवेशीकरण कहलाती हैं। ठीक है, चलो। तो आपको याद होगा जब पहला लेक्चर देखा था कि हमने अपने इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। हमने इस चैप्टर को अपने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। नहीं याद है तो मैं बता देता हूं आपको। ये याद आया, चैप्टर को क्या किया था, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं ये, और इसमें 3 टॉपिक बताए थे। कौन सी तारीखें, हम कालक्रम कैसे निर्धारित करते हैं, और तीसरा टॉपिक क्या था इसका, औपनिवेशिक। मतलब अपना तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है, ये टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या पढ़ना है, हम किस तरह जानते हैं कि जो तारीखें पढ़ने को मिलती हैं, जो महत्वपूर्ण होती हैं तारीखें, उनके बारे में हम किस तरीके से जानते हैं, हमें क्या करना है, ये पढ़ना है ना। चलो चलते हैं फिर आगे अपने टॉपिक पर। हाँ, ये आगे अपना टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक आपका, हम किस तरह जानते हैं। ठीक, चलो, हम किस तरह जानते हैं। भारतीय इतिहास के पिछले 250 वर्षों के इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। अब आपको पढ़ने को मिलती है क्या, तारीखें, आपको पढ़ने को मिलती है क्या, अवधि। तो ये अवधियां आई कहां से, है ना, ये अवधियां जो इतिहासकारों ने अवधियां लिखी या तारीखें लिखी, ये तारीखें कहां से आई। तो क्या लिखा हुआ है, जो भारतीय इतिहासकार थे, भारत यही पूछा आपसे, जो भारतीय इतिहासकार थे आपके लगभग 250 सालों से क्या कर रहे हैं, रचनाएं कर रहे हैं। तो उनके पास स्रोत क्या थे, किन स्रोतों के माध्यम से ये रचनाएं तैयार की और हमें जानने को मिला। तो पहला स्रोत क्या था आपका, प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। प्रशासन अभिलेख तैयार करता है, मतलब जो प्रशासनिक अभिलेख होते हैं, प्रशासन के पास जो अभिलेख मतलब लिखे हुए दस्तावेज जो रहते हैं, उनके माध्यम से भी इतिहासकार क्या करते हैं, अपना इतिहास लिखते हैं। क्या लिखा है, अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीजों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच कराने को साफ साफ लिखना जरूरी था। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेज और पन्ने संभाल कर रखने चाहिए, जरूरी है। अपन जैसे घर सोचो, आपके घर में क्या है, एक बैंक की पासबुक है। ठीक है बेटा, क्लियर समझना, आपके घर में क्या है, बैंक की पासबुक है। तो आप उस पासबुक को क्या करोगे, आपके पिताजी उसको संभाल कर रखेंगे, कहीं ये खो ना जाए। क्यों, इससे हमें क्या पड़ेगा, आगे काम पड़ेगा, पैसे निकालने होंगे, पैसे डालने होंगे, या और भी अकाउंट से संबंधित अकाउंट बंद हो जाएगा, ठीक है ना, तब उस पासबुक की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। सेम चीज कौन सोचते थे आपके, कौन सोचते थे बेटा, अंग्रेज सोचते थे। अंग्रेज क्या बोलते थे, उन्हें क्या लगता था कि अंग्रेज सभी सरकारी रिकॉर्डों को क्या करते थे, एकत्रित कर कर रखते थे। क्यों, है ना, क्यों, उन्हें ये लगता था कि जितने भी रिकॉर्ड हैं ये क्या है, महत्वपूर्ण साधन होते हैं, है ना, क्या जानने के लिए, इतिहास जानने को। तो क्वेश्चन ही आपसे क्या पूछा, जो हमारे इतिहासकार थे उन्हें 250 सालों से जो वो इतिहास लिख रहे हैं, उसे लिखने का मौका कहां से मिला, कहां से किया। तो सबसे पहला क्या, प्रशासन अभिलेख जो तैयार करता है, उन अभिलेखों, वो अभिलेख उनके लिए महत्वपूर्ण साधन थे। क्यों, अंग्रेजों के शुरू से ही मन में रहता था कि हर चीज को क्या, हर कागज को, दस्तावेज को संभाल कर रखा जाए, और जितनी भी घटनाएं हों उन्हें क्या करना है, उन पर जांच की जाए और उन घटनाओं को लिख कर रखा जाए। तो पहला साधन क्या हो जाता था, जो अभिलेख मिलते हैं प्रशासन के, उनसे इतिहासकार क्या करते हैं, अपनी रचनाएं करते हैं। ठीक है ना, चलो क्या लिखा हुआ है,
हाँ, अब फिर वो तो नॉर्मल सी बात है कि महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार, आर्काइव और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों, ज्ञापनों को आप इस अभिलेखागार में देख सकते हैं। पहले तो यही पूछा था कि इतिहासकार 250 सालों से इतिहास लिख रहे हैं, कहाँ से लिख रहे हैं, तो हमने उन्हें जवाब दे दिया क्या, अभिलेखागारों से लिख रहे हैं जो सरकार ने तैयार की है। क्या प्रशासन जो अभिलेखागार तैयार करता है ना, उससे लिख रहे हैं। ठीक, अब उन्होंने थोड़ा सा बता दिया क्या कि अभिलेखागारों में क्या क्या होता है ना, अभिलेखागारों में क्या क्या होता है, जो महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं वहां जो महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं उन्हें अभिलेखागार में रखा जाता है। ठीक है ना, और ट्रांसफर करते रहते, जिस अभिलेखागार में जरूरत पड़ेगी उन दस्तावेजों को वहां पहुंचा देते। क्लियर हुआ? तो पहला स्रोत ये हो गया। आगे चलते हैं। दूसरा स्रोत क्या है? दूसरा स्रोत क्या है आपका? हाँ, गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट है। ठीक, सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाजों में सिपाहियों को बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को रिपोर्टें मिल रही थी। उन्हें उस प्रकार से है, कुछ नमूने इस प्रकार है। मतलब क्या, इतिहासकारों का पहला स्रोत था क्या, अभिलेखागार। ठीक है ना, दूसरा स्रोत क्या हुआ, गृह विभागों को भेजी गई रिपोर्ट है। क्या, गृह विभागों को भेजी गई रिपोर्ट। अब ये रिपोर्ट है कौन सी थी? ये रिपोर्ट है, मन में क्वेश्चन आता है सर, दूसरा स्रोत तो आपने बता दिया, लेकिन ये रिपोर्टें कौन सी थी? रिपोर्टें कौन सी थी? हुआ क्या था 1945 में, 1946 में एक विद्रोह हुआ था। किस नाम से? नौसेना विद्रोह के नाम से। नौसैनिक थे, उन लोगों ने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। जब विद्रोह कर दिया तो क्या किया, कुछ रिपोर्टें भेजी थी। जब विद्रोह कर दिया तो सिपाहियों को कुचलने के लिए गृह विभाग ने कुछ रिपोर्टें लिखी, है ना, और उन रिपोर्टों को भेजा जगह जगह, जो प्रेसिडेंसी थी भारत में। तो कुछ रिपोर्टें जैसे आपकी कौन सी, बंबई। ठीक है ना, अब क्या था उस रिपोर्ट में, बंबई में जो रिपोर्ट भेजी गई, इस बात का इंतजाम कर लिया गया है कि सेना जहाजों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही नौसैनिक जहाज अभी बंदरगाह से बाहर ही हैं। ठीक है ना, कराची में क्या रिपोर्ट भेजी गई, 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है ना, उसके बाद और भी रिपोर्टें भेजी गई, कहाँ, विशाखापट्टनम में। और भी रिपोर्टें कहाँ भेजी आपकी, विशाखापट्टनम में। तो इन सब में क्या लिखा है, स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है, हिंसा नहीं हुई है। अब जब ये इतिहासकारों को रिपोर्ट मिलेगी तो वो क्या समझेंगे, ये कहीं ना कहीं क्या जानने का स्रोत है, क्या जानने का जरिया है, इतिहास को जानने का क्या है, जरिया है। इन रिपोर्टों के माध्यम से भी इतिहासकारों ने अपना क्या लिखा है, इतिहास लिखा है। क्लियर हुआ? पहला माध्यम क्या था, अभिलेखागार। दूसरा माध्यम क्या, दूसरा माध्यम क्या आपका, रिपोर्ट है। अब एक फोटो दिया हुआ है आपको, देखोगे अपनी किताब में, क्या लिखा है, राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया। ठीक है ना, जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास स्थान के नजदीक बनाए गए थे। दोनों ही नजदीक बनाए गए थे। उन्हें इससे पता चलता है कि अंग्रेजों की सोच में इन संस्थानों का कितना भारी महत्व था। क्लियर हुआ? ये आपसे हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ ले कि राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया, तो कब बनाया गया, 1920 में बनाया गया। ठीक है, एक चीज और दे रखी है क्या, जब इन दोनों अभिलेखों को, अभिलेखागार को या म्यूजियम को बनाया गया, है ना, राष्ट्रीय अभिलेखागार और संग्रहालय को, म्यूजियम को बनाया गया, तो ये दोनों जो बिल्डिंग्स थी ना, जहां वायसराय रहता था, उनके घर के पास ही बनाया गया। क्यों? ये चीज दिखाती है कि अंग्रेज लिखने को या दस्तावेजों को कितना अधिक महत्व देते थे, और यही महत्व बाद में काम आया किसके, इतिहासकारों के। इसी प्रकार उन्होंने इन महत्वों या इन अभिलेखागार के माध्यम से उन्होंने क्या किया, अपना इतिहास लिखा। ठीक है ना, चलो ये आप याद रखना कि राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ था, दिल्ली में। कब बनाया गया, 1920 को। हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले, एग्जाम में क्या कर ले, ऑब्जेक्टिव में पूछ ले। ठीक, चलो तो दो तरीके बता दिए, कहां से जानते हैं, पहला क्या, अभिलेखागार, है ना, दूसरा क्या, रिपोर्ट्स। तीसरा तरीका क्या बोल सकते हैं, सर्वेक्षण।
और सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। क्या लिखा है, औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह से शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे और गांवों में जाकर राजस्व सर्वेक्षण किए गए। दो तरीके देख लिए। तीसरा तरीका क्या, जब सर्वेक्षण होने लगे, ठीक है, सर्वेक्षण को बोलते हैं इंग्लिश में सर्वे। सर्वे क्यों करवाया अंग्रेजों ने? सर्वे इसलिए कराया, बोले हम किसी भी राज्य में या किसी भी देश में तब तक रूल या तब तक शासन नहीं कर सकते जब तक हम सर्वे कराकर उस देश के बारे में नहीं जानेंगे, जब तक हम सर्वे कराकर उस देश के बारे में नहीं जानेंगे। तो सबसे पहले उस देश का आपको क्या बनाना पड़ेगा, मैप बनाना पड़ेगा। आप जब उस देश का क्या बनाओगे, मैप बनाओगे, तो पता चलेगा कौन सी जगह कहाँ है। जैसे आपको मैप ही नहीं है आपके पास, ऐसे समझना बेटा, आपके पास मैप नहीं है तो आप कैसे पता कर पाओगे कि उत्तर प्रदेश कहाँ है ना? या फिर चलो उत्तर प्रदेश तो आप चले भी जाओगे, पड़ोसी राज्य एमपी का, मध्य प्रदेश का। आप कैसे पता कर पाओगे तमिलनाडु कहाँ है? आप कैसे पता कर पाओगे केरल कहाँ है? या आप कैसे पता कर पाओगे आसाम कहाँ है, नागालैंड कहाँ है? तो अंग्रेजों ने सबसे पहले क्या किए, मानचित्र तैयार किए भारत के, और क्या करवाया, भारत में सर्वे करवाया। और उन सर्वे को भी, जो सर्वेक्षण हुए उनको भी एक आधार बनाया किसने, अपने इतिहासकारों ने, क्या करने में, इतिहास की रचना करने में। ठीक, चलो आगे क्या लिखा है, आगे क्या लिखा है आपका, 19वीं सदी के अभिलेख से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाकों और व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठी की जाती थी। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातत्व सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि एक दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। बस यही बताया सर्वेक्षण कौन कौन से किए जाते थे। और आपको इसमें इंपोर्टेंट क्या है, इसमें इंपोर्टेंट है आपका क्या, कि 19वीं सदी से भारत में क्या होने लगी, जनगणना। 19वीं सदी से भारत में क्या होने लगी, जनगणना। अगर डेट की बात करें तो पहली बार भारत में जनगणना कब हुई, 1872 में, और नियमित जनगणना कब चालू हुई, आपके 1881 में। पहली बार जनगणना कब हुई, 19वीं शताब्दी में, जब सर्वेक्षण करवाया, मैप बनवाया भारत का, तो क्या हुई, जनगणना भी करवाई। तो पहली बार कब, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में। लेकिन 1881 से नियमित जनगणना क्या हो गई आपकी, चालू कर दी। अब मन में क्वेश्चन आता है कि सर जो सर्वेक्षण करवाए तो कौन कौन से सर्वेक्षण करवाए, ये पता होना भी क्या है बेटा, जरूरी है। हो सकता है आपसे पूछ ले कि अंग्रेजों ने जो सर्वेक्षण करवाए भारत में, तो वो कौन कौन से सर्वेक्षण करवाए थे, कौन कौन से करवाए थे। वानस्पतिक सर्वेक्षण यानी बॉटनी का सर्वे करवाया, ठीक है, वानस्पतिक। प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, वनस्पति का सर्वेक्षण करवाया। जो प्राणी थे, जीव जंतु थे, उनका सर्वेक्षण करवाया। पुरातत्वीय सर्वेक्षण, पुरातत्वीय सर्वेक्षण के आपके जो पुराने जितने भी मॉन्यूमेंट रहते थे, है ना, स्मारक रहते थे, उनका सर्वेक्षण करवाया। मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, है ना, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, मानव की क्या क्या समस्याएं हैं, ठीक है ना, कितने लोग हैं रोजगार में, कितने नहीं है, ये इन चीजों का भी क्या करवाया, सर्वेक्षण करवाया। उसके अलावा वन सर्वेक्षण, भारत में कितने पेड़ हैं, है ना, कितने जंगल हैं, कौन कौन से जंगल हैं, इन चीजों का भी क्या करवाया, सर्वेक्षण करवाया। ठीक है, चलो आगे क्या लिखा हुआ है। अब आगे क्या दे रखा है ना, अधिकृत रिकॉर्ड्स को से पता नहीं चलता। क्या लिखा हुआ है, रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे रिकॉर्ड सरकारी रिकॉर्ड है। ये सारे रिकॉर्ड क्या है, सरकारी। अब ये बता दी, देखो इतने कारण चीजें बता दी कि अब अभिलेखागार से पता चला सकते हैं, इतिहासकार, है ना। उसके अलावा अभिलेखागार से पता चल गया, रिकॉर्ड से पता चल गया, जो पत्र भेजी गई थी रिपोर्ट उससे पता चल गया। बोले इन चीजों के माध्यम से आप इतिहास को क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। लेकिन बिल्कुल भरोसा नहीं करते इन चीजों पर, नहीं कर सकते। क्यों, बोले ये सारी चीजें क्या है, सरकारी है ना, सरकारी रिकॉर्ड है। अब सरकारी रिकॉर्ड है मतलब आप मन में सोचोगे सर सरकारी रिकॉर्ड है तो क्या ये चीजें सही नहीं है,
हो सकता है सही नहीं हो। क्यों? सरकारी रिकॉर्डों में चीजें दस्तावेज में कुछ और होती हैं, है ना। जैसे आप अभी सोच लो, अभी कोई मध्य प्रदेश सरकार या भारत सरकार एक नई योजना का क्या करे, घोषणा करे। अब वो जो योजना दस्तावेजों में होगी, क्या मतलब वो पॉसिबल है या संभव है वो जमीनी स्तर पर भी वैसी हो, है ना। आपको वो तो तब पता चलेगा ना योजना अच्छी है कि बुरी है, जमीनी स्तर पर जाके लोगों से पूछ के। आप केवल उस योजना के जो दस्तावेज है उसी के आधार पर अपनी मानसिकता बना लो कि योजना तो बहुत अच्छी थी, तो कहीं ना कहीं आप क्या कर लोगे, गलत इतिहास को लिख दोगे, है ना, उसके बारे में गलत लिख दोगे। तो बोले ये स्रोत अच्छे हैं, आप इनसे जान सकते हो, लेकिन ये सारे क्या है, सरकारी रिकॉर्ड है। ये सारे क्या है, आपके सरकारी रिकॉर्ड है। हो सकता है उन सरकारी रिकॉर्डों में दस्तावेजों में चीजें अलग हों और जमीनी स्तर पर क्या हो, चीजें अलग हों। ठीक है ना, क्लियर हुआ। तो हमने जानने के स्रोत जान लिए, अब लेखागार हुआ, रिपोर्ट्स हुई, है ना, और उसके अलावा आपके जो रिपोर्ट्स के अलावा जो लेटर भेजे गए थे वो सारी चीजें इनके द्वारा हमने जाना है। ठीक, क्लियर हुआ। यही हमारा टॉपिक था। आगे क्या है, अभी एक आपको एक चित्र दे दिया, इसमें क्या लिखा है कि बंगाल में मानचित्रण और सर्वेक्षण कार्य चल रहा है, जॉन्स प्रेसव द्वारा बनाई गई तस्वीर। ठीक है, ये तो चित्र है, आप इसको देख लोगे। ये सर्वेक्षण का कार्य, सर्वेक्षण का क्या चल रहा है, कार्य चल रहा है ना। मानचित्रण का, सर्वेक्षण का, अलग अलग मानचित्र बनाने वाले लोग थे। ठीक, चलो यहां तक क्लियर हुआ। अब आगे क्या है आपका अगला टॉपिक, आगे अपना टॉपिक क्या है आपका, चित्र को दिखाना है, चित्र को बताया, चित्र के माध्यम से बताना है कि 1857 के विद्रोही, चित्र को दर्शाया और चित्र के माध्यम से आपको क्या बताना है, 1857 के विद्रोही बताना है। ठीक है ना, वो क्या कर लेंगे हम, और क्या क्या थोड़ा सा बचा है वो आपकी अगली क्लास में कवर कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको कि तारीखें कौन सी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, और उसके अलावा तारीखें कौन सी महत्वपूर्ण, ये क्लियर हो गया आपको। तारीखों को या इतिहासकार के जानने के स्रोत क्या क्या हैं, ये चीजें देख लेंगे। ये चीजें हमने देख ही ली हैं, थोड़ा सा बचा है जिसमें आपके चित्र वगैरह, 1857 की विद्रोह, इंसान क्या क्या नहीं खा सकता था, ये चीजें बतानी है। ठीक है ना, तो ये आपके किस में हो जाएंगी, अगली क्लास में हो जाएंगी, और आपका चैप्टर 1 क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, अच्छे से जितना भी अभी पढ़ा है उसका क्या करना है बेटा, रिवीजन करना है। ठीक है, उसके बाद आगे का पढ़ना है। ठीक है ना।